Namaskar. This presentation is presented by Brijesh Mehta, instructor PTC Vadodara. फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पर कैसे काम करेंगे उसके बारे में देखेंगे। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के कुछ टास्क है, जैसे हमें पोस्ट ऑफिस के अंदर आए हुए हार्डवेयर्स या उसके सॉफ्टवेयर्स उसको कैसे मैनेज करना है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कैसे लागू करना है, और जब हमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए हम सपोर्ट सिस्टम का कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। हार्डवेयर का मतलब सब लोग जानते ही है, और हार्डवेयर के बिना हम टेक्नोलॉजिकली काम कर नहीं सकते। इसीलिए हार्डवेयर और उसके पेरिफेरल्स जितने भी है वो सब कंटिन्यूस अवेलेबल होना चाहिए, और इंश्योर करना है कि ये सारे के सारे हार्डवेयर की वर्किंग कंडीशन में। सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स है वो भी अवेलेबल होने चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि आग लगने पर हमारे पास क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, और नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान हमारे हार्डवेयर किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर मैनेजमेंट होना जरूरी है। उसके आधार पर एक कैसे हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, इसका एक स्मूथ फंक्शन के लिए एक लेआउट होना जरूरी है। जैसे हार्डवेयर के और पेरिफेरल्स के रख रखाव के लिए हमें उसको प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा रेगुलरली, और अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो सबसे कम करना है। मतलब कोई एक जगह से एक पेरिफेरल्स उठाकर फिर दूसरी जगह रख दिया, फिर दूसरी जगह से फिर वापस उस जगह पर लाए, मतलब एक ही हार्डवेयर को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने के लिए उसको अलग अलग जगह पर निकाल कर लगाना ये सही नहीं है। अगर प्रिंटर्स की जैसे ज़रूरत है तो कुछ प्रिंटर्स हमारे पास स्पेयर में भी होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जैसे कि कार्ट्रिजेस या कुछ माउस, कीबोर्ड, क्योंकि चालू काम के दौरान अगर कोई भी कीबोर्ड माउस बिगड़ जाता है तो हमारा पूरा काम बंद हो सकता है, तो ऐसी कुछ चीज़ों को स्पेयर में भी रखना जरूरी है। इवन सिस्टम्स को, इक्विपमेंट्स को नंबरिंग दे देना जरूरी है, और उसकी हिस्ट्री शीट भी अपडेटेड होना जरूरी है। जब इक्विपमेंट्स यूज नहीं होते हैं तब उसको प्रॉपरली कवर करके जाना चाहिए। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग अगर आपके पेरिफेरल्स या कंप्यूटर्स को कोई एएमसी अगर दिया गया है तो वो एएमसी के बारे में आपके पास भी जानकारी होना जरूरी है, और एएमसी डीओ के द्वारा या रीजन ऑफिस के द्वारा जो भी आपके पास लेटर आया है उसके आधार पर वेंडर उसको रेगुलरली चेक करने आता है या नहीं आता है, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट्स करते रहना है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम्स आता है, तो कंप्लेन किसे करना है ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे अगर कोई कंप्लेन करने के लिए कोई नए हार्डवेयर के लिए मोस्ट ऑफ हम कंपनी को डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं, क्योंकि ये वारंटी पीरियड में होता है।
जब वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद एएमसी होल्डर्स कि जिसको हमने एएमसी दिया है उसको हम कॉल कर सकते हैं। और अगर ये हमारी कंप्लेन को वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पर हमारी हायर अथॉरिटी को इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। यूज़र के वाइज सिस्टम का रेशियो क्या होना चाहिए ये भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोग शिफ्ट में काम करते हैं और आप एक ही सिस्टम को 2 लोग से भी यूज़ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 सिस्टम की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये सिस्टम का रेशियो जो है उसके हिसाब से काम के हिसाब से और शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर बनाना जरूरी है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि जितने यूज़र्स है उसके लिए एक एक सिस्टम होना जरूरी है। दूसरी बात कि कंप्यूटर्स के अंदर अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं होने चाहिए जिससे सिक्योरिटी का खतरा हो, डेटा की सिक्योरिटी का खतरा या तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। तो ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है, पेरिफेरल्स है, उसमें कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स ना हो। फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान रखना है कि जिससे उसको कोई हानि ना पहुंचे। सर्वर, राउटर, जो भी चीज़ें हैं उसको लॉक एंड की वाले रूम में रखना बहुत ज़रूरी है। एंट्री एग्ज़िट के लिए लॉगबुक में लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरीली कोई वहाँ पर ना जाए उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रूम्स के अंदर हमने लॉक लगा दिया है तो अननेसेसरी चीज़ें जो है वहाँ पर डंप की जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और वो डस्ट फ्री होना, क्लीनलीनेस रखना बहुत ज़रूरी है। एंश्योरिंग सिस्टम ड्रॉ पावर थ्रू यूपीएस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी सिस्टम्स को, खास करके कंप्यूटर्स को, पावर जो है वो यूपीएस के थ्रू मिलना चाहिए। अर्थिंग जो है वो भी आपका प्रॉपर है कि नहीं ये भी इंश्योर करना है। अगर कोई जगह पर इंसुलेशन की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। फायर प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें, मटेरियल, वो सारी चीज़ें है कि नहीं, इमरजेंसी में क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग एक लेआउट भी बनाना जरूरी है। यूपीएस को हम सपोर्ट सिस्टम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर होता है तो यूपीएस आपके सिस्टम को बिना रुके कंटिन्यूस पावर सप्लाई से काम करवाता है। तो यूपीएस को कुछ भी अगर प्रॉब्लम वगैरह आता है तो वो वारंटी पीरियड में है तो कंपनी के द्वारा उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह होता है, या अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम एएमसी होल्डर या तो कंपनी को हम बात कर सकते हैं। बैटरीज के ऊपर नंबर देना और साथ साथ में उसका डेट ऑफ सप्लाई, एक्सपायरी, ये सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी भी हिस्ट्री शीट मेंटेन करना ज़रूरी है। और वेल इन एडवांस आपकी हायर अथॉरिटी को इसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए कि ये इसका एएमसी ख़त्म हो रहा है या इसकी बैटरी का
जो पीरियड है वो ओवर हो रहा है, तो आपकी हायर ऑफिस भी इसके बारे में पहले से प्लान करके इसको रिप्लेस करने की कार्रवाई कर सकती है। यूपीएस के पावर के लिए इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स के बारे में भी ध्यान रखना है। यूपीएस पीरियोडिकली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि पावर फेलियर पर यूपीएस प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। यूपीएस की बैटरीज डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखनी है। वहाँ पर भी यूपीएस रखा है, उसके ऊपर भी कई बार कुछ कागज या बैग्स वगैरह रखी जाती है, तो इसे अवॉइड करना है। यूपीएस को प्रॉपर प्रोटेक्शन है कि नहीं, वोल्टेज का सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी यूपीएस के जो कंपनी से आए हुए सेल्स एग्जीक्यूटिव या जो एग्जीक्यूटिव्स है उनके पास से रिपोर्ट्स लेना है। यूपीएस के साथ साथ जनरेटर्स के ऊपर भी ध्यान देना है। जनरेटर्स भी कई बार बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार अगर इलेक्ट्रिसिटी आने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो आप जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेटर होने के बावजूद भी आपकी सिस्टम जो है यूपीएस के थ्रू ही चलनी चाहिए। जनरेटर के लिए खास ध्यान रखना है कि जनरेटर किस तरीके से आपका इंस्टॉल किया गया है। अगर जनरेटर ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं हुआ है तो उसको बीच बीच में चालू करके भी देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने की वजह से हम जनरेटर चालू ही नहीं करते, तो जब ज़रूरत पड़ती है तब जनरेटर की बैटरी वगैरह में प्रॉब्लम आ सकता है और जनरेटर चालू नहीं हो सकता। इवन डीजल का जो भी यूसेज है वो प्रॉपरली मॉनिटर करना है, उसके लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उस पर भी वॉच रखना है। जनरेटर का मेन सप्लाई कहाँ से आएगा और उसका जो पावर सप्लाई के बारे में जो भी डायग्राम है वो भी आपके पास वहाँ पर होना जरूरी है। लोड टेस्ट हर 3 महीने में एक बार करके देख लेना है कि आपके जनरेटर से कितना लोड चल रहा है, क्या हो रहा है। इससे क्या होगा कि जनरेटर में कोई खराबी है तो आप एडवांस में जान सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में अगर हम जानें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है कि यूज़र्स अपने अकाउंट्स और पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहे और आपके अकाउंट्स और पासवर्ड्स किसी और व्यक्ति को ना दे। यूज़र्स के जो भी अकाउंट्स है वो अगर वो ऑफिस छोड़ देता है तो उसको डिसेबल करवा देना है या तो डिलीट करवा देना है। पासवर्ड्स के बारे में भी खास ध्यान रखना है कि पासवर्ड भी आपका कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। एंटीवायरस के प्रोटेक्शन के लिए भी खास ध्यान रखना है कि हर एक सिस्टम के अंदर एंटीवायरस वगैरह प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है और अपडेटेड है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। एप्लीकेशंस के अंदर सिक्योरिटी के बारे में जब बात करें तो कोई कॉमन यूज़र बनाकर उससे ही सब लोग चलाते रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन यूज़र वाइज ही होना जरूरी है। वैसे CSI आने के बाद और फिनाकल के बाद बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो इंडिविजुअल यूज़र के अकाउंट से ही चलती है। फिर भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी देखी गई है कि
कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अकाउंट लेकर उससे काम करता है, जबकि वो व्यक्ति या तो ट्रेनिंग में गया है या तो छुट्टी पर गया है। तो यह प्रैक्टिस नहीं करना है। दूसरी बात कि सिस्टम में जितनी एप्लीकेशंस की ज़रूरत है उतनी ही एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है। अननेसेसरी अनऑथोराइज एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने से सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ सकते हैं और उसके रिगार्डिंग डेटाबेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकती है। कोई भी यूजर जो है हो सके तब तक पर्सनलाइज लॉगिन से लॉगिन करे ताकि उसके रिलेटेड जितने भी राइट्स है डोमेन पर वो उसको मिल सकते हैं। CSI के अंदर अभी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप सीधा servicedesk.indiapost.gov.in पर आपकी टिकट रेज कर सकते हैं या 02262312700 पर फ़ोन करके भी अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए सर्विस डेस्क की एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके, जो एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड नहीं होगी, आपको सर्विस डेस्क की वेबसाइट पर जाकर वहां पर से आपको उसका लिंक मिलेगा। वो लिंक से इसे एक फॉर्म भर के डाउनलोड करना पड़ेगा और .apk जो एंड्रॉयड के लिए .apk फाइल डाउनलोड होने के बाद आप एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो ये सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति के पास ये एप्लीकेशन होना जरूरी है। इससे आप इजीली आपके काम के दौरान आपको आए हुए कोई भी प्रॉब्लम्स है उसकी टिकट रेज कर सकते हैं। टिकट्स रेज करने के टाइम पर एक खास ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोन कॉल के द्वारा भी कर सकते हैं, URL के द्वारा भी जा सकते हैं या तो सॉफ्टवेयर के द्वारा भी जा सकते हैं। और जब भी टिकट रेज करते हैं तो आपको आपका WG कोड मालूम होना जरूरी है, जो कि हर एक पोस्ट ऑफिस का एक WG कोड रहेगा जो आपको आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास से मिल सकेगा। टिकट्स के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखना है और जो आपको एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट्स भी हो सके तो उसमें लगाना है। लोकेशंस आपका जो है वो आपको प्रॉपरली उसमें सिलेक्ट करना है और फ़ोन नंबर वगैरह उसी व्यक्ति को अपना देना है जो व्यक्ति को इस प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी हो। नहीं तो कई बार सिस्टम मैनेजर्स या तो SPM के या तो पोस्ट ऑफिस के लोकल नंबर देने के वजह से क्या होता है कि कॉल सेंटर से जब कॉल वापस आता है तो वो लोगों को वो कॉल पर कोई मिलता नहीं है, तो टिकट वो बाद में वो लोग क्लोज कर सकते हैं। इसीलिए खास हो सके तो जिनको प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी है उन्हीं का मोबाइल नंबर दिया जाए। फिनाकल के लिए भी ये कुछ फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर है तो और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये कुछ नंबर्स मैकेमिस के लिए है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। आपको जब पता चल जाता है कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर्स के अंदर नहीं है पर आपके हार्डवेयर
नेटवर्क के अंदर है, तो जब नेटवर्क के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है तो आप सीफी की हेल्प ले सकते हैं। सीफी का यह टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है जो कि 8 बजे से रात को 8 बजे तक वर्क करता है। IFS के लिए पर भी एक हेल्प डेस्क यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।